ये पॉइंट सर ने मस्सा के लिए बताया था। सभी लोगों का स्वागत है नए सत्र में, सेकंड सत्र में। वीना शर्मा मैडम आई हैं, उनका स्वागत है। बबली सिंह आ चुकी हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। बुद्धि जी ज्वाइन किया, उन्होंने ज्वाइन किया है, उनका स्वागत है। कनिका जी ऑलरेडी हैं। सुशील को उनका स्वागत है। रीना पाटिल जी उनका स्वागत है। मोहनी बाडवाल जी आ गई, उनका स्वागत है। प्रभजीत कौर जी उनका स्वागत है। इसके अलावा रंजन कुमार जी उनका स्वागत है। प्रीति जैन जी का स्वागत है। रीना मैडम उनका स्वागत है। रिंकू सोनी जी उनका स्वागत है। रुक्मणी शर्मा जी उनका स्वागत है। सत्या जैन जी उनका स्वागत है। सत्यवती कुपरेती जी स्वागत है। शिल्पी गुप्ता जी का स्वागत है। शुभना विजय उनका स्वागत है। सुधा पाठक जी का स्वागत है। सुप्रिया अडिपल्ली जी का स्वागत है। वैशाली जी का स्वागत है। वीना शर्मा जी का स्वागत है और के तिवारी जी का स्वागत है। और जकिया जी आई क्या? जी सर, जी सर, जी मैं प्रेजेंट हूँ। आपका, हाँ आपका जेड के लेके आता, मैं वो जानता हूँ तो जी। चलिए, सर वो बहुत बार चेंज करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया, तो यही आता है। ठीक है, वो नाम याद है मुझे। तो हम लोग का स्वागत है, आप सभी लोगों का स्वागत है। और स्वागत जो है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आयुर्वेदिक की। पिछली अभी प्रश्न हो रहा था कि जो पॉइंट बताया गया था, तिवारी जी ने बिल्कुल सही बताया। वो वर्चुअली ये बात उठ रही थी कि लीवर की वजह से, मैडम ने कहा था कि लीवर की वजह से बहुत से ये सब डेवलपमेंट होते हैं स्किन में, या क्योंकि मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होता है। तो अगर ये बहुत जगह मस्से या छोटे छोटे दाने हो रहे हैं, या आपके छोटे छोटे कलर्स में जो जिसको हम लोग बोलते हैं कि तिल आ गया है, ऐसे होते हैं, तो अगर कभी लीवर या गॉलब्लैडर की वजह से कहीं हो रहा हो, तो ये सबसे बढ़िया, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है। आप लोग हमेशा इसको यूज कर सकते हैं। कभी आपको लीवर लगे कि लीवर की प्रॉब्लम बहुत है, तो आप इसको यूज करिए। लीवर के दोनों, ये सीएम इन एएम का ट्रीटमेंट है। लीवर के दोनों पर बोथ रिंग फिंगर का मतलब लीवर यहाँ रखा गया है, नीचे लीवर है कफ ज्वाइंट में, और वात ज्वाइंट में हमारा गॉलब्लैडर है। दोनों का ट्रीटमेंट है। अग्नि को कम करना है तो 2 माने 2 3 4 माने 2 माने हम लोग मानते हैं वायु के हिसाब से, 3 4 हम लोगों ने पित्त कहा है, रक्त पित्त कहा है, तो उसकी वजह से हो रहा है। तो 2 3 4 से डेट, और 5 6 टोन, यानी कोई अवरोध है शरीर के अंदर, उसको हमको निकालना है, टॉक्सिन को निकालना है। तो इसलिए वो पॉइंट है। तो हम लोग शुरू करते हैं, अपनी बात देखते हैं। हमारा चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी फिंगर रिंग फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है वो, बोथ रिंग फिंगर। तो लीवर अच्छा वहां पे है, क्योंकि हम लोग उसमें चाइनीज सीएम इन एएम की बात है। ओके सर। तो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोगों ने ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक में, जो लोग ये जानना चाहते हैं कि आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट का कंसेप्ट क्या है, तो आयुर्वेदिक में द्रव्य गुण कर्म समवाय सामान्य विशेष, ये आधार है। ये इन्हीं के आधारों पर हम लोग बात करते हैं। अब इनके आधारों में क्या कहा गया है, हम लोग ये अपनी सुविधा के लिए हम लोगों ने ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। हम लोग कहते हैं, हमने कहा कि लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, और कहा थर्ड स्पाइरल, और उसके बाद कहा 4 5 8 3 6 टोन। तो जब हम इस प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, तो हमेशा नोट कर लीजिए कहीं कि नंबर 1 पहली चीज हम कहते हैं कि हम किस उंगली में ट्रीटमेंट करें, नंबर 1। फिर हम कहते हैं कि किस स्पाइरल में ट्रीटमेंट करें, या किस ज्वाइंट में ट्रीटमेंट करें। तो ये स्थान, यानी किस उंगली में ट्रीटमेंट करें, फिर किस मेरिडियन को लें। दूसरा मेरिडियन है, चाहे ज्वाइंट मेरिडियन हो, चाहे आपका स्पाइरल मेरिडियन हो, चाहे वर्टिकल हो, चाहे आरएलबीएम हो, कुछ भी हो, वो सेकंड पॉइंट है। एंड थर्ड पॉइंट है द रियल प्रोटोकॉल विच इज सेट टू बी 4 5 8 3 6 टोन, 0 टोन 9, जो भी आप करना चाहें, वो दैट इज द थर्ड पॉइंट। तो यानी 3 चरणों में आपको पूरा हमेशा इस बात को, 3 चरणों में आपको प्रोटोकॉल को याद करना है। ठीक, अब हम लोग सर लास्ट वाला फिर से बोल दीजिए, लास्ट वाली लाइन। 3 चरणों में हम पूरे किसी प्रोटोकॉल को 3 चरणों में विभाजित करते हैं। पहला चरण हमारा है नंबर 1 कि हम किस उंगली में, यानी किस जगह पर ट्रीटमेंट करें। नंबर 2 किस मेरिडियन का चयन करें। मेरिडियन हमारे तमाम है,
हम कहते हैं वात हमारा ज्वाइंट है, ज्वाइंट मेरिडियन है, हम कहते हैं वर्टिकल है, हम कहते हैं स्पाइरल है, हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल है, हम एलवीएम, कुछ भी जो भी हम लोग आयुर्वेदिक में कहते हैं वो मेरिडियंस है हमारी। उनमें थर्ड लेवल जो है, थर्ड चरण हमारा है, कौन सा है? हम 4, 5 सीडेट, 3, 6 टोन, 0 टोन, 9 सीडेट करते हैं, कि हम कोई और करते हैं 2, 3, 4 सीडेट, 5, 6 टोन करते हैं, कुछ भी जो करते हैं वो हमारा थर्ड लेवल पर है। इस प्रोटोकॉल उसी को बोलते हैं हम लोग, लेकिन नहीं, इस प्रोटोकॉल के पूरे चरणों को हम लोग तीनों चरणों का प्रोटोकॉल बोलते हैं, हमेशा याद रखिए। तो पहला हमको कहना है कि किस उंगली में करें, फिर किस मेरिडियन में करें, फिर हम क्या प्रोटोकॉल दें, वो द्रव्य गुण कर्म के आधार पर, ये भी द्रव्य गुण कर्म के आधार पर, मेरिडियन भी द्रव्य गुण कर्म के आधार पर। ठीक, तो हम लोग इसमें पढ़ रहे थे, मुझे लगता है शायद हम लोग यहाँ पर आ गए थे, स्लिप डिस्क में आ गए थे हम लोग। ये हमारा पेज नंबर, इसके पहले हम लोगों ने यहीं से शुरू किया था, स्लिप डिस्क। अब स्लिप डिस्क जो है हमारे यहाँ देखिए, ये पहले हम लोग समझ लें, फिर हम लोग सेमेस्टर 2 का ये ऑफिशियली जो क्लासेस है ये है, लेकिन हम लोग इंटरेक्टिव सेशन जो है बाद में लेना चाहेंगे, कि जब आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिए उधर, हम लोग भी उसमें बात कर लेंगे, तो हम लोग क्वेश्चंस भी पूरा करा देंगे, कहीं आपको प्रॉब्लम होगी तो वो भी कर लेंगे, और फिर प्रोटोकॉल पर अलग से चर्चा भी कर लेंगे। ये हम लोग बीच में हम लोग प्लानिंग है, लेकिन अभी हम लोग केवल उनकी बात करें जो हम लोग को पढ़ना है। तो स्लिप डिस्क, अब देखिए स्लिप डिस्क, अब स्लिप डिस्क को मैं आपको बता रहा हूँ, स्लिप डिस्क है तो आपको लग रहा होगा कि ये, अब आप लोग बताइए कि डिस्क आप लोगों ने पढ़ा ना, डिस्क आप लोग जान रहे हैं? डिस्क हम लोगों ने पढ़ा है? यस सर। तो डिस्क हम लोगों ने पढ़ा है कि दो वर्टिब्री के बीच में उनको घर्षण से, यानी फ्रिक्शन से बचाने के लिए, एक दूसरे से मिल न जाए इसके बचाने के लिए, एक हमारा जेलीनुमा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्क। यही डिस्क जब कभी आगे पीछे हो जाए, या यही उबड़ खाबड़ हो जाए, या इसी में कोई इन्फेक्शन हो जाए, या कोई इसी में कोई जो सेमी जेली प्रोडक्ट है वो बाहर निकल आए, तो उसको हम लोग स्लिप डिस्क बोलते हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आया? उसको अभी आपको एक आध वो दिखा दूंगा चार्ट, क्योंकि अभी ये चैप्टर बहुत बड़ा है और ये खत्म होना है, आज लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। देखिए स्लिप डिस्क का इसमें पेज नंबर में आएगा कहीं, डिस्क की 4 स्थितियां होंगी, उन स्थितियों को बताना चाह रहा हूं आपको। देखिए इसमें आप पढ़िएगा, ये डिस्क है, ये डिस्क का ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये दिख रहा है कि नहीं है, कि उसमें हाईलाइट करें? दिख रहा है सर? ये है ना सर दिख रहा है, हाँ ठीक, थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए सर। वो देखिए हाईलाइट आपने कह दिया, मैं कोशिश कर रहा हूँ अंडरलाइन करने की, और यहाँ से अगर कलर ले लूँ तो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल पड़ता है, ठीक है, फिर भी हाईलाइट हो नहीं रहा, मैं कोशिश बहुत कर रहा हूँ, लेकिन अभी इसको मैं ठीक है सर, ठीक है सर। तो ये बस ये सर एरो से ही बता दीजिए, जरूरी नहीं है कलर, देखिए, एरो रख कर ही बता दीजिए। ये डिस्क है, ये अपना अपना जूम कर लो, अपना अपना। ये जेलीनुमा जो स्ट्रक्चर है इसी को डिस्क कहते हैं। ये दोनों के वर्टिब्री के बीच में होती है। वर्टिब्री हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है, और उसको आप अगर जिन लोगों ने नहीं सुना है वो वीडियो से उसको देख लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक, तो ये जो बीच का एरिया होता है, जब लाल लाल दिखाई दे रहा है गुलाबी,
गुलाबी लाल जो दिखाई दे रहा है आपको, यस जी सर। जी सर ये जी न्यूक्लियस पल्पोसस कहलाता है। न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस ना, सेंटर समझ लीजिए, न्यूक्लियस हमारा बीच में है, तो न्यूक्लियस पल्पोसस कहलाता है। ठीक, इसको नाम है, ये चूंकि वहां के नाम है इसलिए हम लोग नामों में परिवर्तन नहीं कर सकते। बाहर का जो एरिया है वो कहलाता है एनुलस फाइब्रोसस, ये बाहर का एरिया है। न्यूक्लियस माने बीच का एरिया, एनुलस माने बाहर का एरिया। बाहर का एरिया फाइब्रोसस कहलाता है, फाइबर से बना होगा इसलिए फाइब्रोसस। वो पल्प से बना होगा, पल्पोसस मतलब पल्प की तरह का होगा। तो ये मैं वैसे कह रहा हूँ, अच्छा कोई वो नहीं है, लेकिन मेन इन्हीं से ऐसे नामकरण हुए हैं। तो न्यूक्लियस जो बीच का है, एनुलस एनुलस जो बाहर का है, तो ये इसमें। अब इन्हीं में आपको देखना है कि ये, अब इसकी चार होती। डिस्क हार्निएशन हम लोगों ने एक शब्द सुना होगा, डिस्क हार्निएशन, स्लिप डिस्क को सुना है। स्लिप डिस्क माने डिस्क का अपनी जगह से हट जाना, डिस्क का उसमें कोई भी परिवर्तन हो जाना। डिस्क हार्निएशन का अर्थ भी यही है कि डिस्क में कोई भी परेशानी हो जाना। कैसे परेशानियां, वो देखिए, डिस्क अपनी जगह से अलग हो जाए। ये देखिए न्यूक्लियस है, ये एनुलस है। ठीक, अब उसी का आगे एक बहुत चित्र अच्छा आपको दिखा गया, उससे आपको समझ में, देखिए डिस्क, डिस्क हार्निएशन। ये डिस्क हार्निएशन ये पेरेंट कैटेगरी है, इसको कहते हैं कि इसी की हम चार कैटेगरी बताते हैं। तो पहला कैटेगरी आपकी, आप इसमें लिखा हुआ है, भी पहले चित्र देख लीजिए, बताए। दिस इज फर्स्ट कैटेगरी, दिस इज डिस्क बल्जिंग। आप लोगों को चित्र सब दिखाई दे रहा है बढ़िया से, इसको समझ Yes, लीजिए। जी सर जी सर। क्योंकि ये आपको अगले सेमेस्टर में आपको लगेगा कि ये आप जान रहे हो, और आप, है ना, इसको बहुत 5वें 7वें सेमेस्टर में मालूम पड़ेगा। डिस्क बल्जिंग माने हुआ कि डिस्क जो है बल्ज कर गई है। तो ये जो बीच का लिक्विड वाला जो एरिया है, ये सेमी लिक्विड है। ये लिक्विड, ये क्या था, इसको हम लोग कह रहे थे न्यूक्लियस पल्पोसस कह रहे थे ना, ये न्यूक्लियस पल्पोसस है। तो ये न्यूक्लियस पल्पोसस अपनी सीमा से निकल करके, किन्हीं कारणों से, चाहे गलत पोस्चर से, चाहे दौड़ने से, या कूदने से, गिरने से, चोट लगने से, कई कारण हो सकते हैं, इनकी वजह से ये डिस्क अपनी जगह से, ये डिस्क का अंदर वो भाग जो न्यूक्लियस पल्पोसस है, वो अपनी जगह से बाहर निकल गया। लेकिन ध्यान दीजिए, ये अभी एनुलस पल्पोसस की सीमा से बाहर नहीं गया है। क्लियर, देखिए, बोलते जाइए। यस सर जी सर। दिस इज नोन एज डिस्क बल्जिंग, फर्स्ट कैटेगरी। अब दूसरी कैटेगरी देखिए, दूसरी नंबर 2, उससे एडवांस स्टेज है डिस्क प्रोट्रूजन। जब भी कभी लिखा मिले एमआरआई में डिस्क प्रोट्रूजन इज देयर, तो आप समझ जाइए कि ये डिस्क बल्जिंग की बाद की स्थिति है। इसमें क्या हो गया, ये जो है अपनी सीमा से अलग निकल गया। देखिए, न्यूक्लियस पल्पोसस, एनुलस पल्पोसस, एनुलस पल्पोसस बाहर वाला है, एनुलस पल्पोसस की सीमा से इसने तोड़ा। देखिए यहाँ तो सीमा में था, यहाँ सीमा को इसने चेंज किया और इसको परिवर्तन भी कर दिया थोड़ा सा, और एनुलस पल्पोसस अपनी अपनी डिशे पूरा लगा। और ये एनुलस पल्पोसस बीच वाला जो नीला वाला भाग है, ये उस सीमा से बाहर निकल रहा है। मतलब अभी निकला नहीं है, लेकिन उस सीमा से अलग चला गया, आगे चला गया। दिस इज सेकेंड कैटेगरी नोन एज डिस्क प्रोट्रूजन। नाउ थर्ड कैटेगरी, डिस्क एक्सट्रूजन। यहां क्या हुआ, इसने तो रियली ये अपनी सीमा से क्रॉस ही कर गया, इसने नहीं रोका, ये रुक गया, नहीं रुका, और ये डिस्क प्रोट्रूजन के आगे बढ़ा और डिस्क एक्सट्रूजन हो गया। तो एक्सट्रूजन माने जब भी कभी ये शब्द आए, समझ लीजिए कि एनुलस पल्पोसस अपनी सीमा से क्रॉस कर गया, एनुलस पल्पोसस की सीमा से भी क्रॉस कर गया और बाहर की तरफ। अब यहां देखिए, इन जगहों पर क्या होगा, याद करिए, वर्टिब्री होगी चारों तरफ। इन एरिया में ये तो डिस्क है बीच में, तो इसके चारों तरफ क्या है, हमारे वर्टिब्री। तो वर्टिब्री में क्या निकल रही हूँ, वर्टिब्री में कहीं आपका 2 हड्डियों का स्ट्रक्चर है, प्लस कहीं पर किसी पर ऐसी जगह भी होगी जहां पर कि नर्व जा रही होगी। तो कहीं ये हड्डी को दबाएगा, कहीं ये नर्व को दबाएगा। नर्व को दबाएगा तो आपको पेन होगा, तो डॉक्टर कहेंगे कि आपको एक्यूट डिस्क
शुरू में जब हो जाएगा जैसे डिस्क प्रोड्यूशन या डिस्क एक्सक्लूजन, तो आपको लिखेंगे डॉक्टर एक्यूट डिस्क। एक्यूट डिस्क का अर्थ ये होगा कि एक्यूट कंडीशन है, अभी शुरुआती हुई है, धीरे धीरे वो क्रॉनिक कन्वर्ट होगी। लेकिन डिस्क माने डिस्क अपनी जगह में परिवर्तित होगा, इसमें और परिवर्तन नहीं हुआ है, ऐसा नहीं हुआ कि वर्टिब्रिक परिवर्तन हुआ, लेकिन डिस्क में परिवर्तन हो गया है। लेकिन डिस्क के परिवर्तन की वजह से आपको पेन हो रहा है। तो दिस इज थर्ड कैटेगरी एंड दिस इज नोन एज डिस्क एक्सक्लूजन। नाउ नंबर 4, ये सब डिस्क हार्निएशन के रूप है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे नंबर 1 आप डाल दीजिएगा। नंबर 1 डिस्क बल्जिंग, नंबर 2 डिस्क प्रोड्यूशन, नंबर 3 डिस्क एक्सक्लूजन एंड नंबर 4 डिस्क सेक्वेस्ट्रेशन। अब क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है कि अब देखिए न्यूक्लियस पल्पोसस ये है, ये बढ़ा और बढ़ने के बाद इसका भाग कुछ टूट भी गया। यहाँ टूटा नहीं था एक्सक्लूजन में, यहाँ टूट गया। अब ये टूट गया भाग तो नेचुरली कहीं ना कहीं दबाव डाल रहा है। अब ये टूट गया, यहां से अलग हो गया, बिल्कुल अलग हो गया। अब ये वापस नहीं आ पा रहा है, नहीं आएगा। यहाँ तो सब वो था, यहाँ पर तो ये दबाव डाल रहा है, चाहे नर्व पे दबाव डाल रहा है, चाहे आपको वर्टिब्री पे दबाव डाल रहा है, ये दबाव डाल रहा है, ये पेनफुल। चौथी कंडीशन है, दिस इज मोर सीरियस कंडीशन। हम लोग केवल ये बताना चाह रहे थे कि हम लोग इसको डिस्क हम लोग समझे कि डिस्क, ठीक, ओके। अब आगे हम लोग चलते हैं, उसी का आपको चित्र बढ़िया से दिखा दिया गया, ये आप लोग देख लीजिएगा। डिस्क हार्निएशन के वही डिस्क हार्निएशन के सब पॉइंट है, मतलब वो स्टेजेस हैं। अब हम लोग उपचार कहाँ कर रहे हैं, हम लोग क्यों कर रहे हैं, देखिए लंबर सैक्रल क्षेत्र संबंधित अगर स्लिप डिस्क हुई कोई, तो अब हम देखिए हम लोगों ने लेफ्ट आरएफ क्यों लिया होगा, स्पाइन इस फिंगर पे आता है। गुड, वेरी गुड। हमने के ज्वाइंट क्यों लिया होगा, तो देखिए एक सेकंड, ये हमारा हिप जॉइंट, हिप या लंबर पे आता है। मैंने सिंपल सा जो मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है उसमें लिखा था, लेफ्ट आरएफ में हमने रखा हुआ है स्पाइन और मेडुला को, वहां से हो गया, स्पाइन है, मेडुला इसी में है। फिर हम लोगों ने लिखा था उसमें कि अगर स्पाइन की बात हम करें तो स्पाइन हमारे 3 तरह के होते हैं, 3 कैटेगरी के हम लोगों ने बांधा था। हम लोगों ने कहा था सर्वाइकल, फिर हम लोगों ने कहा था थोरेसिक, और हम लोगों ने कहा था लैम्बोसैक्रल। तो लैम्बोसैक्रल को हम लोग के ज्वाइंट कहा था, बीच वाले ज्वाइंट पे हम लोगों ने कहा था पित्त ज्वाइंट में कौन सा, थोरेसिक, और उसके ऊपर हम लोग कहा था सर्वाइकल। तो हम लोगों ने वात ज्वाइंट में सर्वाइकल, पित्त ज्वाइंट में थोरेसिक, और लंबोसैक्रल एरिया का जो लंबर सैक्रल क्षेत्र है उसमें के ज्वाइंट। तो हम लोगों ने पहला, देखिए जो नए लोग सुन रहे हैं, लेफ्ट आरएफ हम लोग लिया, कहां पर ये देखिए, ये कहां पर ये ट्रीटमेंट करना है, नंबर 1। नंबर 2 हम लोगों ने के ज्वाइंट जो लिया, दिस इज अवर मेरिडियन। किस ज्वाइंट के, विच ज्वाइंट मेरिडियन ना, तो के ज्वाइंट के मेरिडियन पे हमको ट्रीटमेंट, और हमने ट्रीटमेंट क्या किया, अब देखिएगा 9 और 0 को हटा दीजिए, 0 टोन 9 सीडेट आप लोग सब समझ रहे हैं, इन्फेक्शन के लिए है, उसको हमेशा याद रख लीजिए, 0 टोन 9 सीडेट, क्लियर। नए लोग बाद में 4th सेमेस्टर वाले नहीं, 2nd सेमेस्टर 1st सेमेस्टर वाले बताएं। 259 जी सर, 25 सीडेट 17 टोन, किसका ट्रीटमेंट हम लोग है, अभी का है सर इन्फेक्शन लेवल का है, हाँ, लेवल ट्रीटमेंट में भी आता है, लेवल ट्रीटमेंट है। तो हमने कुछ नहीं किया, देखिए क्या किया, स्लिप डिस्क को हमने क्या कहा कि केवल नेवल ट्रीटमेंट हम लोग कर दिया, नाभि का ट्रीटमेंट है, यही ट्रीटमेंट हमारा नाभि का है, और 0 टू 9 सीडेट हम लोगों ने इन्फेक्शन भी कर दिया। यानी हम लोगों को याद करना है कि हमको नाभि का ट्रीटमेंट है वही हमको स्लिप डिस्क का ट्रीटमेंट दे देना है अभी प्रारंभिक दशा में। अब देखिए आगे पढ़िएगा, ये सामान्य है। सर्वाइकल संबंधित देखिए कुछ नहीं हुआ, वही लेफ्ट आरएफ वात ज्वाइंट, वही ट्रीटमेंट है, इसमें बताना है नहीं बताना ना, कुछ वही चीज है। अब दूसरी सी कंडीशन शुरू हुई, यहीं पर ध्यान देना है। इसमें क्या रहा है, ऑस्टियोफाइट्स के कारण स्लिप डिस्क है। ऑस्टियोफाइट क्या है सर हड्डी का बढ़ना। यस, गुड। ऑस्टियोफाइट माने सेल है, ऑस्टियो माने
हड्डी, फाइट्स माने उसके सेल। तो ऑस्टियोफाइट्स माने ऑस्टियो के सेल्स हैं वो बढ़ रहे हैं, यानी कोई भी जो हमारी हड्डी है वो सेल से बनी हुई है तो उसके सेल्स बढ़ गए हैं। तो सेल्स चाहे किन्हीं कारण से बढ़े वो जो है तो उसकी वजह से स्लिप डिस्क हो रही है, स्लिप डिस्क प्रोट्रूजन हो रहा है। अब उन्हें बढ़े और उसके जो है दर्द होने लगा होगा, स्लिप डिस्क भी हुई, ऑस्टियोफाइट भी हो गए, तो दोनों चीजें हुई। तो इसमें हम लोगों ने कहा कि वही चीज लिया, लेफ्ट आरएफ लिया कोई दिक्कत नहीं, के ज्वाइंट लिया, मेरिडियन ले लिया। इसमें हम लोगों ने किया कि यही आपका ट्रीटमेंट है। आपको जो नॉर्मली ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं स्पाइन में, हम लोग मानते हैं कि केवल स्लिप डिस्क ही नहीं होती, स्लिप डिस्क प्रोट्रूजन नहीं होता, बल्कि उस समय के उस एरिया के ऑस्टियोफाइट्स भी डेवलप हो जाते हैं, चाहे बगल के वजह से, चाहे आपका जो हमारी वर्टिब्री है उसकी वजह से, और चाहे स्लिप डिस्क के आसपास जो कवरेज है उनकी वजह से। तो ये ऑस्टियोफाइट का जहां ये नॉर्मली होता है, इसलिए हम लोग ये ट्रीटमेंट कैटेगरी बनाते हैं 2, 4, 5 सेडेट, 3, 7 टोन। ये ट्रीटमेंट आया पहली बार। ये आपका जब भी कभी आप नर्व का भी करेंगे, इवन स्पाइन का भी करेंगे, तो ये स्पाइन के ट्रीटमेंट में ये ट्रीटमेंट नॉर्मल आपको मिलेगा। क्या होगा? 2, 4, 5 सेडेट, 3, 7 टोन। ठीक, 0 टोन 9 सेडेट अलग कर लीजिए, उसको अलग। तो ये ट्रीटमेंट आप नोट कर लीजिए, ये ट्रीटमेंट है। अभी हम लोगों ने दिया था स्लिप डिस्क में, नॉर्मल दिया था, वहां कोई दिक्कत नहीं, वहां ऑस्टियोफाइट की बात ही नहीं थी। वो हम लोगों ने किया था नाभि का ट्रीटमेंट। यहाँ हम लोग नाभि का नहीं दे रहे, यहाँ हम लोग क्यों कह रहे हैं? 2 माने वायु वायु सर, वायु वायु माने बढ़ गया, वायु माने दर्द, वायु माने दर्द, मूवमेंट हुआ दर्द। ठीक, 4, 5 माने कफ, कफ माने ऑस्टियोफाइट, ऑस्टियोफाइट माने कफ। कफ क्यों है? हमारे 4, 5 एक पावर है, एक बल है। अरे जो बाबा तेरे 7 बजे है ना क्लास। और लोग बंद कर ले जरा, म्यूट कर लीजिए मैडम जी। तो ऑस्टियोफाइट माने कफ, कोई अवरोध कफ माना जाता है, ऑस्टियोफाइट भी कफ माना जाता है। कोई भी अवरोध, कोई भी किसी तरह का जमाव, ये हमारे यहाँ कफ माना जाता है आयुर्वेद में। तो 2, 4, 5 सेडेट कर दिया, पेन घटाया, 4, 5 घटा दिया, और हमने बढ़ा दिया 3 और 7 को। 3 को हमने कहा कि अग्नि क्या करती है काम? जलाती है सर, हाँ, जलाती है, हाँ, यह भी जलाती है। कि जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती के पीछे चली और बाहर की तरफ लटक गई, तो अल्टीमेटली वो डेवलप हो गए, ऑस्टियोफाइट वो हो गए। जैसे मोमबत्ती जल रही थी, उसके चारों तरफ आपके मोम जम गया, तो मोम जम गया तो ऑस्टियोफाइट हो गया। अब इस मोम को पिघलाना हो तो फिर वही 3 की जरूरत पड़ेगी, तो 3 हम लोगों ने बढ़ा दिया। 3 माने एक और अर्थ होता है, वो भी नोट कर लीजिए। 3 माने होता है एनर्जी, चीजों को ठीक करना, बढ़ाना, ठीक करना, एनर्जी देना, नहीं, ठीक करना, चीजों को ठीक करना। घर में कोई मेहमान आया हुआ है, आपका तकिया इधर है, आपका लिहाफ इधर है, आपका सोफा उधर है, आपकी कुर्सी उधर है, उसको ठीक करने का काम भी अग्नि करती है। पाक, रूप, प्रभा, प्रकाश, वर्ण, घर को घर बनाना, बढ़िया बनाना, घर को घर नहीं, घर को व्यवस्थित करना, ये 3। 7 आपको इधर उधर न जुड़ जाए, इसलिए हड्डी को तो अपने आप जुड़ना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो गलत न जुड़े, इसलिए हम लोग 7 को नोट कर दिया। क्लियर? वही ट्रीटमेंट है, कुछ नहीं करना है। ऑस्टियोफाइट से सर्वाइकल स्लिप डिस्क वही। ठीक, ये हम लोगों ने पहले चित्र दिखाया हुआ है पहले से। अब इन उपरोक्त चित्रों से स्पष्ट है कि सर्वाइकल लंबर क्षेत्र ही सेकेंडरी कर्वेचर संबंधित, वो उन्होंने कहा है कि मतलब सर्वाइकल में और लंबर में मेन होता है, क्योंकि वो सेकेंडरी कर्वेचर है। ये आप लोग सब लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हो समझ जान लें, जो लोग जुड़े हुए हैं नए जान लें। दिस इज प्राइमरी। देखिए सर्वाइकल कर्वेचर, और देखिए
यहां पर याद करिएगा एम्ब्रायो, एम्ब्रायो को शेप याद करिए, एम्ब्रायो को शेप में कौन सा सर्वाइकल कर्वेचर नहीं था, वहां थोरेसिक कर्वेचर था, सैक्रल कर्वेचर था। यहां पर देखिए ऐसे था, यूं ना, यूं, और यहां पर दो कर्वेचर बदल गए। जैसे जैसे आप बड़े होते चले गए, आपको चलना पड़ा, आपको दौड़ना पड़ा, आपको उछलना पड़ा, आपको कूदना पड़ा, तो इन सब कामों के लिए आपको बैलेंसिंग, गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट में अपने को स्थापित करना पड़ा। सर कर्वेचर का मीनिंग क्या होता है? कर्वेचर माने घुमाव, कर्वेचर माने सर्वाइकल कर्वेचर में घुमाव। ऐसे देखिए घुमाव कैसे, किस तरह का घुमाव है, यूं का, ऐसे धनुष के आकार का है, ये ऐसे ही तो रहेगा। वहां तो उसको मूवमेंट करना नहीं था, वहां वो मूवमेंट करना तो वहां जाना नहीं था, वहां घूमना नहीं था, वहां दौड़ना नहीं था, वहां खेलना नहीं था, वहां कूदना नहीं था, तो वहां तो जरूरत नहीं थी ना, वहां गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव था। यहाँ गुरुत्वाकर्षण आ गया, अगर आप ऐसे नहीं पाएंगे तो गिर पड़ेंगे, चल ही नहीं पाएंगे। तो आपको बैलेंसिंग करने के लिए स्पाइन ने एक बैलेंसिंग दिया, और इसलिए उसको ऐसा बना दिया कि आपकी गर्दन ऐसे हो गई, इस तरह। देखिए गर्दन का एस अलग है, इनका एस अलग है, याद करिए, एस की तरफ समझिए, एस की तरफ समझिए। एस यहाँ के देखिए, एस यहाँ, ये देखिए ये कौन सा है, ये अलग है, और ये दूसरी तरफ, ये इस तरफ वाला अलग है, ये वाला देखिए, और यहाँ वाला देखिए, ये देखिए किस तरह का है ये, फिर यहाँ वाला देखिए, तीनों अलग अलग देखिए, दिखाई पड़ रहा है? जी सर। अलग है ना, तो दो मिल रहे हैं, सर्वाइकल मिल रहा है और लंबर मिल रहा है, लेकिन ये उससे नहीं मिल पा रहा, अर्ली एम्ब्रायो से नहीं मिल रहा, केवल मिल रहा है थोरेसिक और सैक्रल मिल रहा है। तो थोरेसिक सैक्रल में कम बीमारियां आती हैं और इसमें अधिक आती हैं। क्लियर? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसलिए बताना था, ये पहले बता चुके हैं। अब इन्होंने कहा कि देखिए, ये जो उन्होंने कहा स्लिप डिस्क L345 लिफ्ट डिस्क, ये क्यों कहा? हम लोगों का एक HB आता हूं मैं जरा, पेज नंबर 118, मिल जाए। ये चित्र आप लोग देखेंगे, जितना देखेंगे उतना समझ में अधिक आएगा। ये देखिए, ये पेज नंबर 118 है, और ये है HB1 का, हैंडबुक 1, आयुर्वेदिक हैंडबुक 1 का है। ये आप नोट कर लीजिए कहीं आप लोग। ये देखिए, इसमें तो इनमें 3 फिंगर 6 में 3 सेगमेंट्स ऑफ स्पाइन, स्पाइन के 3 सेगमेंट्स लेके चल रहे हैं, ठीक। अब तो S1, S4, S5 और Co6 3 को 0 नंबर पे क्यों लिया, और ये एरिया नीचे से शुरू किया, नीचे से शुरू किया तो 0 नंबर लिया, Co6 को 3 का, Co6 को एक साथ ले लिया, S4, S5 को ले लिया, सैक्रल वाले को। तो इनका इनर्वेशन एरिया, इनर्वेशन एरिया को हम बता चुके हैं क्या है, उसका अर्थ है, अर्थ क्या है? इफेक्टिव एरिया, जहां तक उस नर्व जाता है। इफेक्टिव एरिया, किस एरिया में वो ऑपरेटिव है। थाने का दरोगा बैठा हुआ है सेक्टर 58 में, लेकिन उसका अधिकार क्षेत्र 20 भी है, 19 भी है, 15 भी है, 18 भी है, तो उसका इनर्वेशन एरिया है, वो अधिकार क्षेत्र है। डीएम एक जगह जिले में बैठा हुआ है, लेकिन उसका अधिकार क्षेत्र अपने से 60 किलोमीटर दूर एरिया में भी है, तो दिस इज हिज इनर्वेशन एरिया, ठीक। तो फिंगर नंबर 6 में हम लोग 10 स्पाइरल में ये चर्चा किया कि स्पाइरल में हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने कहा ग्रॉइन और लेग्स, अगर पैरों की समस्या होगी तो हम लोग Co6 को और S4 को, S5 को इनर्वेशन एरिया ग्रॉइन और लेग्स, यही जो यहाँ का एरिया है, ग्रॉइन समझ रहे ना आप लोग, तो जो
त्रिभुजी वाला आकार है यहाँ से, और लेग्स में जो है तो कोसिक्स S4 S5। तो अगर आपको ग्रॉइन लेग्स में कोई दर्द हो रहा हो तो आपको कोसिक्स और S4 S5 लेना पड़ेगा, और तब आपको 0 नंबर का स्पाइरल लेना पड़ेगा। तो ग्रोइन क्या होता है सर? यही जो आपका जहाँ दोनों लेग मिलते हैं, यही सब पूरा एरिया है। ओके, ठीक है। तो ये जो फिंगर नंबर 6 में लेना पड़ेगा हमको, इसमें 10 स्पाइरल है। 10 स्पाइरल की चर्चा इन्होंने कर दिया। ऊपर से लेकर 0, देखिए 0 से लेकर 9 तक का है, यही तो हमारे पास 10 हमारी एनर्जी है। तो इन्हीं एनर्जी में फिंगर नंबर 6 पे ट्रीटमेंट करना है। कैसे करना है? ग्रॉइन लेग्स में होगा तो कोसिक्स और S4 S5 प्रभावित होगा, तो हम इन पर ट्रीटमेंट देंगे। कोसिक्स पे देंगे, S4 पे देंगे, S5 में देंगे, तो 0 स्पाइरल ले लेंगे। तो फिंगर नंबर 6 0 स्पाइरल। ये हम लोग क्या निकाल लिए, किस जगह पर करना है और किस मेरिडियन में करना है, ये दोनों तय हुआ। अभी हम लोग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल वाला अलग हो गया। वेदर 3-6 स्टोन 4-5 स्प्रेड करेंगे, क्या करेंगे हम नहीं जानते, लेकिन अभी हम लोगों ने ये पता कर लिया कि हम लोग पहले दो चरण क्या थे? पहला चरण था कि किस फिंगर में करना है, नंबर 1। नंबर 2 किस स्पाइरल को लेना है। तो फिंगर नंबर 6 तय हो गई, नंबर 2 स्पाइरल तय हो गया। क्लियर? इससे क्यों नहीं पता चल रहा, आगे मत पता चलिए। दो चरण क्यों इससे मालूम होता है। तो ये जो किताबें हैं ये 2 चरणों के बारे में आपको बताती हैं। प्रोटोकॉल के प्रथम 2 चरणों के बारे में इन किताबों में, चरक 3 में, जो भी चाहे आपका HB1 में है, HB2 में है, HB3 में है, ये चरणों की बात करती हैं। वो चरण जो प्रथम और द्वितीय चरण है। तृतीय चरण आपका प्रोटोकॉल है, वो भी द्रव्य गुण कर्म पर आधारित है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? देखिए पूरा लिखा हुआ है। नेक में करना आपका करना है, जॉ में, टीथ में, गम्स में, नेक में, ईयर में। तो C1 C2 C3 तो 9th स्पाइरल लेंगे। तो ये प्रश्न आता है कभी कभी कि अगर हमको सर्वाइकल में करना हो तो हम किस में करें? तो हम लोगों का उसमें लिख के आता है कि 7th 8th 9th 3 स्पाइरल। देखिए C1 C7 7th में है, C6 C5 C4 आपका 8th में है, और C3 C2 C1 आपका 9th में है। तो ऊपर के 7 8 9 किसके लिए? सर्वाइकल के लिए। नीचे के कोसिक्स S4 S1 0 से लेकर 1 स्पाइरल के लिए, और लंबर के लिए 2nd स्पाइरल। बीच में D वाले जो है वो 4th 5वें 6वें स्पाइरल के लिए। ठीक है, बीच वाला जो है 4था 5वां 6वां, ऊपर वाला 9 7 8 9, नीचे वाला 0 1 2। क्लियर? सर ये नाउस के बारे में ही बताया ना है? ये D1 C1 जो नाव के बारे में बताया है। हाँ, ये ऐसा ना, स्पाइन के सेगमेंट में क्या है? स्पाइन में वर्टिब्रा है। हाँ, मैं इसलिए कंफ्यूज हूँ क्योंकि तीनों चीजें हैं उसमें। मुझे जेपी सर ने 6 स्पाइरल दिया है, इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। किसमें? मेरे बेटे का इलाज चल रहा है, उसको ये इसका कुछ प्रॉब्लम है। उसका C1 C7 और D1 डिस्टर्ब, तो उसको 6 स्पाइरल दिया है। हाँ, 6 लिया है। नहीं तो वो एरिया, किस एरिया में प्रॉब्लम है? उसका स्कैपुला वाला एरिया में, वो जो अपना ये नीचे का जो एरिया है ना 7th स्पाइरल में, वही सब प्रॉब्लम। तो केवल 7th लिया है? हाँ, वही मेरे पास प्रोटोकॉल है सर। नहीं, सर ने भेजा है। हाँ, जेपी सर ने। मैं इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज थी सर। ओके, कोई बात नहीं। तो अब ये वाला तो है वैसे तो, या तो हार्ड लेंस वगैरह में कहीं जा रहा हो इफेक्ट तो नहीं, उसका तो प्रॉपर नाव कटा, मतलब वो नाव अवर्जन हुआ है। अच्छा। तब तो 6 आप 7th में 6th में ले लीजिए, 6 7 दोनों ले लीजिए। मैं इसको 7th चेंज कर सकती हूँ शायद, मतलब ये देख के मुझे लगा 7 देना चाहिए। हाँ, इस वाले में तो 7 लेना चाहिए, इसमें चाहिए। और अगर कहीं और मिलता तो मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको। जरूर सर। गुड नेम। आप बता दीजिएगा हमको। हाँ सर, मैं आपको मैसेज करती हूँ। ठीक। तो ये समझ रहे हैं ना, इस ये वाला ये प्रोटोकॉल है। तो हम लोग फिर अपनी किताब में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत वो है। अब इसका मतलब कि हमको ये जो एरिया लिया है 1st और 2nd, ये जो हम लोग लिया है वही है। कहाँ से ढूंढना पड़ेगा? इनसे ढूंढना पड़ेगा। और ये प्रोटोकॉल है 2 4 5 6 8 3 7 2। कोई अंतर हुआ प्रोटोकॉल में?
या हम लोग ले सकते हैं लेफ्ट IF वी ज्वाइंट पर। ये कहां से लिया है? पेज नंबर 97 में हम लोग ने देखा था। किसमें? हमारा वो उसमें था चरक 3 में। चरक 3 में पेज नंबर 97 में हम लोगों ने दिया था, वहां से जो प्रोटोकॉल था उस पर। सर ये आप चरक 3 ही दिखा रहे हैं अभी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये चरक 3 का है। चरक 3 में पेज नंबर 97 के जो ये हमारे वो है ना, चरक 3 में ही है। हाँ, जी? क्योंकि वो प्रेस किया हुआ है ऊपर आपका चरक 3, तो आप चरक 3 का है ये सब। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट IF लिया है, ये उन्होंने वहीं से लिया, वात ज्वाइंट वहां पर, कि इस वाले देखिए नर्व और स्पाइनल कॉर्ड ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर कभी आपको देखिए कैसे मालूम हो कि नर्व की प्रॉब्लम है कि स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम है, कैसे मालूम? अरे वो नर्व की प्रॉब्लम है कि वर्टिब्री कॉलम है, वर्टिब्री की प्रॉब्लम। तो देखिए वर्टिब्री की प्रॉब्लम जो होगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वर्टिब्री की प्रॉब्लम जो होगी वो लोकलाइज्ड होगी। क्यों? वर्टिब्री तो यहीं पर है, वो तो नहीं बाहर जा रही कहीं, वर्टिब्री वही है। तो अगर केवल वर्टिब्री प्रभावित है और हमारी नर्व प्रभावित नहीं है, तो उसका तो इनर्वेशन एरिया कहीं नहीं होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? वर्टिब्री तो फॉर एग्जाम्पल अगर वर्टिब्रल में स्पेस है, नहीं, वर्टिब्री जो है वो तो उसी जगह पर स्थिर है, उसका एरिया नहीं है। हाँ, नर्व्स बाहर की साइड इफेक्ट करती है, नर्व तो तो बाहर जा रही है। Yes. नर्व हमारी क्या थी? स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व क्या है हमारी? किसकी है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, नो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की है। पेरिफेरी में जा रही है, सब जगह फैल रही है, आगे जा रही है, बाएं जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, तो उनका इनर्वेशन एरिया है। तो अगर नर्व की प्रॉब्लम होगी तो हमेशा वो केवल एक जगह लोकलाइज नहीं होगी, फैलेगी। अगर वर्टिब्री की प्रॉब्लम होगी तो फैलेगी नहीं। दूसरा, नर्व की प्रॉब्लम होगी तो उसमें मूड चेंज होगा, कभी आपको अच्छा लगेगा, कभी खराब लगेगा, कभी बहुत उदास हो जाएंगे, कभी आप प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन वर्टिब्री तो एक समान देगी, वो दर्द हो रहा तो हो रहा। क्लियर? थोड़ा सा समझने का तरीका देखिए, धीरे धीरे ज्ञान आपको बढ़ेगा, हमसे अधिक बढ़ेगा, लेकिन हम बताने चल रहे हैं कि थोड़ा सा आइडिया लेते चले जाए तो आप लोग को और अच्छा प्रोटोकॉल बनाने में सुविधा मिलेगी। तो ये सब वही है, वही 3 2 4 5, कोई अंतर नहीं। स्पेस यहीं से तय करना है कहाँ लगाना है, और प्रोटोकॉल क्या देना है 2 4 5 से 8, ये सब वही हो गया। देखिए इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यक तिवारी जी बोलिए, कोई आवश्यकता है? सर जो ये 4 5 सीडेट किया गया है, हाँ, कफ को हम लोग मान रहे हैं ना, बट बोन, हाँ, तो 4 5 को सीडेट करने का उद्देश्य क्या है? अरे ऑस्टियोफाइट यार, माने सेल्स बोन्स के खराब हो गए हैं। अरे ऐसा नेचुरली बोन अगर बोन डेवलप हो जाए तो बोन को डेवलप, मतलब बोन डेवलप हो गई है तो बोन बढ़ी है कि घटी है, तो उसी को तो घटाना है। तो ये मतलब कि बोन इंक्रीज हो गई है साइज में। हाँ, ऑस्टियोफाइट का मतलब ये होता है कि जो आपके जो स्पाइनल की जो वर्टिब्री है, इस वर्टिब्री का स्लिप डिस्क मींस की ऑस्टियोफाइट, स्लिप डिस्क यहाँ लिखा हुआ है। हाँ, स्लिप डिस्क वही है, वो साथ वही है, स्लिप डिस्क अलॉन्ग मतलब विद वो जो चारों केस है हर्निएशन के, वही है ना? हाँ वही है, हार्ड नहीं, स्लिप डिस्क केवल नहीं, वो एकदम शुरुआत जो किया है इन्होंने, स्लिप डिस्क अलॉन्ग विद ऑस्टियोफाइटिक चेंजेस। अच्छा, तो ये वो अभी चल रहा है ऑस्टियोफाइटिक हाँ, चेंजेस। वही चल रहा है। ठीक है सर। ऑस्टियोफाइटिक चेंजेस की है। अदरवाइज तो अगर स्लिप डिस्क केवल होती तो वही केवल प्रोटोकॉल था 25 172 जी, वो उसे पेज से लीजिए, उसी को उन्होंने बता दिया है कि ये हम लोग अधिकतर मानते हैं कि जब स्लिप डिस्क होगी तो शुरुआत में भले हो, लेकिन वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं दबाव, जैसे केवल स्लिप डिस्क हुई उसके साथ साथ चीजें बढ़ी, ये अगर यही टुकड़ा जो है सॉफ्ट हार्ड हो गया तो ऑस्टियोफाइटी तो बन जाएगा।
ये जो टुकड़ा था इसका बहुत सॉफ्ट था शुरू में, जब बाहर अलग हो गया तो सॉफ्टनेस नहीं रहेगी ना, तो हार्ड हो जाएगा, वही एस्ट्रोफाइटिक चेंजेस हो जाएंगे। जी सर। नहीं जी। तो वो सब उसी के है। अब यहाँ पर आ गया महाश्रोतम मेगा मेरिडियन पर स्पाइनल तंत्रिकाओं संबंधी उपचार। हम लोग आरएमएम की बात चर्चा किया था ना? हाँ सर, आरएमएम एलएम दोनों चर्चा किया था हम लोगों ने, थोड़ा सा चर्चा किया था दी नहीं? जी किया था। देखिए हम लोगों ने कहा कि हाथों में हम लोग एनर्जी सेंटर कहाँ पर है, हम लोगों ने कहा था डिजिट्स, त्वचा में कहा डिजिट्स, जो बिल्कुल किनारे वाले हैं डिजिट्स, नेल, इन सब में हमने कहा कि ऊर्जा सेंटर है। तो ऊर्जा सेंटर जब अगर कहीं होंगी तो शरीर चाहे ब्रेन से अगर जा रहे होंगे तो यही तो जाएंगे, इस एरिया से जाएंगे नहीं, हथेली से यही तो जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से पास होंगे, तो ये बड़े सोर्स के रूप में हुए, ये बड़े सोर्स है, क्योंकि यहाँ पर 30 मेरिडियन 30 मेरिडियन 30 30 30 10 यहाँ नेल में, तो 40 मेरिडियन। आप सोचो 40 मेरिडियन एक में बैठी हुई है, कितने हुए? 1 2 3 4 5 चौको 20, 200 मेरिडियन यहाँ पर है। तो 200 मेरिडियन यहीं से तो पास हो रही है, तो 200 मेरिडियन यहाँ से पास हो रही। तो अगर दो माने तो इन मेरिडियन की तुलना में इस 40 की तुलना में ये अधिक है, ये क्योंकि सबको समान एक इसका पॉइंट एक ही जगह आया है तो सब जगह शामिल हो गया, तो यहाँ पर उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। क्लियर? तो इसलिए इसको एल्बम। अब फिर वही अपर और राइट, नीचे वाला क्या है, इन है कि यांग है? इन सर इन है, इन सामान्य है कि विशेष है? नीचे वाला सामान्य है, ऊपर वाला सामान्य है। ऊपर वाला विशेष। ऊपर वाला विशेष है। ऊपर वाले से देख के हम बातें बताते हैं कि ये मिसेस जैन है कि ये मिस्टर त्रिपाठी है। नहीं सामान्य या विशेष कैसे डिसाइड हुआ? कि सामान्य है या विशेष है, किस बेस पे डिसाइड किया? और लोग बंद कर ले भाई। सत्यवती मैम आपको ही म्यूट मैडम कर दो। सत्यवती जी, हाँ बोलिए। हाँ भाई मैडम। सर ये सामान्य और विशेष कैसे डिसाइड किया इसमें? सामान्य हम लोग ने, हमारा जो इन यांग था, हम लोग आयुर्वेद में सामान्य विशेष की बात कर रहे हैं ना हम लोग, तो सामान्य हमने कहते हैं कि जो नीचे का है, जो डायफ्राम से नीचे का, वो सामान्य। ओके ओके। पहचान का भाव उसमें है। पहचान कहाँ से है? चेहरे से। अगर चेहरा न हो तो शायद हम लोग बहुत से लोग पहचान न पाए। ओके ओके। इसलिए वो विशेष है, जो भी पहचान का भाव वो विशेष है। अगर आप 4 लोग बैठे हुए हों और एक लेडी है तो वो लेडी वो विशेष हो गई, या लेडी पोजीशन मान लीजिए वो अधिकारी के रूप में है तो वो विशेष हो गई। आप 10 लोग बैठे हुए हैं, कोई इसमें डॉक्टर तो वो विशेष हो गया, सामान्य स्टूडेंट की अपेक्षा वो विशेष हो गया। तो विशेष जो अलग पहचान बनाता वो विशेष। ठीक, तो इसलिए राइट वो है। राइट क्या था हमारा? इन, और राइट हमारा सामान्य है, लेफ्ट हमारा यांग है। ये कहां से लिया हम लोगों ने? इन यांग के सिद्धांत से लिया। इन यांग के सिद्धांत से लिया ना। इन यांग क्या था? राइट क्या था? बोलिए, 2 सेकंड सेमेस्टर वाले बोले केवल। ये हम लोगों ने लिया ट्रीटाइज 1 में, उसमें एक चैप्टर है, उसमें लिखा हुआ था सम्राट, वहां का सम्राट, चाइना का सम्राट, चाइनीज सम्राट, जो जिनको येलो एम्परर कहा गया, ये दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठता था। तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आप बैठिए तो आपका दाहिना हाथ किधर होगा? बोलिए। पूरब की साइड, लेफ्ट साइड होगा। कहाँ? लेफ्ट साइड, दाहिना हाथ राइट साइड में होगा। राइट साइड नहीं, राइट साइड होगा। राइट साइड में कौन सी दिशा होगी? पश्चिम। पश्चिम। और लेफ्ट में कौन सी दिशा होगी? पूर्व। नहीं सर, पूर्व दिशा होगी ना। पूर्व दिशा। यस, पूर्व दिशा होगी। ठीक है। साउथ में बैठेंगे, साउथ की मुंह करे बैठेंगे तो लेफ्ट हमारी होगी पूर्व दिशा।
और दाहिनी होगी पश्चिम दिशा। और पूरब दिशा को हम लोग क्या मानते हैं यांग में, उसमें चाइनीज में सूर्य को क्या मानते हैं? यांग। सूर्य को यांग। सूर्य से बड़ा यांग कोई नहीं है। तो सूर्य यांग है, तो सूर्य की दिशा यांग हो गई, तो लेफ्ट दिशा हमारी यांग हो गई और राइट दिशा हमारी yin हो गई। क्लियर? यहाँ से लिया हम लोग, यस, यहाँ से लिया, ठीक है, यहाँ से लिया। तो अब इस पर फिर आ जाए तो वही राइट में। तो RMM माने, अब देखिए RMM और LMM, फिर देखिए RMM LMM। RMM माने राइट। तो किसमें अगर हमको ब्रेन का इलाज करना हो, नर्वस सिस्टम का इलाज करना हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इलाज करना हो, तो हमको कहाँ करना चाहिए? आप लोग बताइए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो भाग कौन कौन? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यस। ब्रेन कहाँ पर है? ऊपर है कि नीचे? अपवर्ड। ऊपर। तो ऊपर किस ऊपर में क्या आएगा? सर यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो ऊपर आएगा LMM। स्पाइनल कॉर्ड नीचे है तो RMM। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड का इलाज करना हो तो RMM। क्लियर? और जब दाहिने और बाएं दोनों के साइड की बात करनी हो तो दाहिने को RMM, बाएं को LMM का इस्तेमाल करेंगे। पहले समझ लीजिए, पहले अगर ब्रेन का और स्पाइनल कॉर्ड का करना हो तो स्पाइनल कॉर्ड RMM और ब्रेन LMM। सर म्यूट करवा दीजिए। सर बहुत आवाज आ रही है सर, प्लीज। सब लोग बंद कर दे रहे हैं, पता नहीं बंद नहीं कर पा रहे हैं। मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ से। सॉरी टू से अगेन मैडम, सत्यवती जी आपके वहां से बहुत आ रहा है, आप इमीडिएटली म्यूट कर लीजिए। आप कर रहे हैं पर वो गैप में ना आ रहा है, पीछे से ही आ रहा है। मैं म्यूट करा हुआ मैंने। म्यूट हो गया। चलिए, तो हम लोग ठीक है, इसको हम लोग लेके, अगर कभी हम लोगों को राइट और लेफ्ट की बात करनी हो, मान लीजिए हम लोग स्पाइन की बात कर रहे हो और राइट और लेफ्ट की बात कर रहे हैं, तो हम RMM को राइट में, LMM को लेफ्ट में करेंगे। क्लियर? यहाँ तो कोई चिंता नहीं ना। उसी का इलाज देखिए, स्पाइनल नर्व RMM पर हम करेंगे, वही जो भी हम लोग लिया था पेज नंबर 118 HB1, बस वही डिट्टो। देखिए वही डिट्टो है मैडम? डिट्टो के नहीं? आप जो देख रहे थे RMM 6, RMM 7 वही है। सर सेम है, द सेम ना। तो बस कुछ नहीं करना। अगर आपको RMM में करना हो तो वही सिद्धांत जो वहां है, COSIX और S4 S5 को RMM 0 में, RMM 0 यहाँ आ जाएगा, RMM 1 किधर आएगा? अंगूठे की तरफ, 1 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, 2 3 इधर आ जाएगा। हमेशा याद रखिए 0 के बगल में जहां जब रखेंगे तो अंगूठे की तरफ 1 4 आएगा, दूसरी तरफ 2 3 आएगा, 3 के बगल में 6 आएगा। वो चेन बना लीजिए, 6 के बगल में 6, 6 के बगल में 7, 7 के बगल में 9, 9 के बगल में 8, इस तरह पूरा होगा। ठीक? तो ये हम लोगों का ऐसे हम लोग उपचार कर सकते हैं। ये उपचार के बताने के तरीका देखिए। सिंपैथी को पैरासिम्पैथिक हम लोग एक तरह से स्लिप डिस्क का आप वहां भी कर सकते हैं, जो विशेष है। नहीं, दो तरह की ट्रीटमेंट्स है फिर एक तरह से। हाँ, यहाँ पे हम मैग्नेट से आप सामान्य रूप में उसमें कर सकते हैं जो आपका पेज नंबर 97 में है, और आप स्पाइनल और उनपे सब कर सकते हैं। स्पाइनल वो क्या, सॉरी, स्पाइरल में कर सकते हैं या RMM में कर सकते हैं, वहां भी कर सकते हैं। प्लस इसमें भी आप विशेष कर सकते हैं, जैसे आपने 0 में किया, मान लीजिए आप 0 में कर, उसको भी आप 10 टुकड़ों में बांट सकते हैं। बांटने का तरीका आपको बढ़ जाएगा, तो क्योंकि जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना आप करते जाओगे। देखिए RMM क्या दिया, RMM 0 पर उपचार, COSIX में दर्द, पेल्विक क्षेत्र के अवयवों का उपचार दिया। COSIX वही टेलबोन और पेल्विक क्षेत्र, यही वाला एरिया हुआ ना, ग्रॉइन एरिया। कमर दर्द RMM 1, कमर दर्द, जंघाओं में दर्द, आंतों के रोग का उपचार है। 2 कमर दर्द, पैर दर्द, आंतों का उपचार शामिल है। 3 कमर में दर्द का किडनी आ गई वहीं पर। 4 पीठ के मध्य भाग में दर्द के साथ पाचन संबंधी रोग, वहीं पर लीवर आ गया है।
5 पीठ के ऊपरी भाग में दर्द और ब्लड फॉर्मुलेशन संबंधी कंपोजिशन। फिर 6 रक्त सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट के आ गया। 7वां सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस डिस्क भुजाओं कंधों में। 8वां वही। 9वां आंख नाक कान चक्कर, इन सब में करना हो तो RMM 9 पर। ठीक है, 7, 8, 9 पर दबाव देकर इनका कर सकते हैं। और कौन सा करेंगे? 7, 9 माने ऊपर के सर्वाइकल। ठीक, ये वाला उन्होंने दिया, उसी को उन्होंने फिर वही कर दिया। अब इसमें देखिए ब्रांच ट्रीटमेंट में क्या किया इन्होंने। यहां सिंपल सा उन्होंने 4, 5, 8, 3, 6 टोन, हम लोग का ये रामबाण है RMM, पर हम लोग कर रहे हैं 4, 5, 8, 3, 6 टोन। सिंपल सा, कुछ नहीं करना। नॉर्मल फ्लो में दिया हुआ है ब्रांच ट्रीटमेंट। जिसमें भी करना हो आप ऐसे कर सकते हैं। ये एक नया तरीका। देखिए तरीके बहुत हैं, इसलिए आपको बस कंफ्यूज नहीं होना है। कोई तरीका अपनाइए, लेकिन करिए। जब आपको लगे कि इस ट्रीटमेंट से फायदा नहीं हो रहा तब शिफ्ट कर दीजिए। चाइनीज में लगे तो आयुर्वेद में लगे तो आयुर्वेद में 10 हैं, आयुर्वेद में हो तो वाईएनएम में, जहां कहीं लाभ मिले आपको सब लाभ लेना है, ये ध्यान रखिए। अब हम लोग थोड़ा बहुत चर्चा कर लें कि समय है कि नहीं। 20 मिनट और लगेंगे। तिवारी जी सर कर लीजिए। कंटिन्यू सर। ठीक, कंटिन्यू। हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें मैं बता दूं ये जो पॉइंट है ये थोड़ा बताना है आपको। देखिए वर्चुअली ये क्या है। अब ये देखिए स्कोलियोसिस। अब ये शब्द ऐसे हैं जो आपको समझ में थोड़ा सा ये थोड़ा कठिन है। और हम लोग को स्पाइन को हम लोग अगर स्कोलियोसिस माने क्या हुआ, हमारी अगर हम लोग पीछे से देखें तो हमारी कैसे दिखाई पड़ेगी, हमारी स्पाइन कैसे दिखाई पड़ेगी? पीछे से एकदम स्ट्रेट लाइन दिखेगी, यूं दिखेगी ना जी, ऐसे दिखेगी बिल्कुल। ठीक, अगर यही लाइन यूं दिखने लगे, नहीं हो कहीं कर्व करना पड़ेगा, कर्वेचर करना पड़ेगा ना इसमें जी, कर्वेचर कहीं करना पड़ेगा। बहरहाल वो कर्वेचर वाला पता नहीं है कि नहीं। कर्वेचर माने ये यूं करके यूं आवे, फिर यूं चली जाए, फिर यूं चली जाए, फिर यूं आवे, वो बना नहीं पा रहे हम। यही वाली यहाँ से ये हो जाए, अरे वो दिख नहीं रहा। सर जैसे एस होता है वही ना, एस टाइप। वो एस, हाँ यूं करके यूं और फिर यूं हो जाए। मान लीजिए आप देखा होगा तो उसमें जो है इसी को स्कोलियोसिस कहते हैं। जो पीछे से, ये देखिए पीछे है, पीछे से हम लोग देखें पीठ को तो पीठ में जब स्पाइनल कॉर्ड दिखे तो नॉर्मल हमको सीधी दिखाई पड़ती है पीछे से। अगर यही थोड़ा सा कर्व लेके दिखाई पड़े तो हम इसको बोलेंगे स्कोलियोसिस। क्लियर? ये हुआ कि नहीं? अब हाँ, अब इसमें इसके लक्षण क्या होंगे? इसके लक्षण ये होंगे कि अगर ऐसा कोई पेशेंट हो, मेरे पास फोटो नहीं भाई मैं दिखा देता, अगर कोई फोटो हो तो इसमें हमेशा सर जो होगा वो बीच में नहीं होगा, सर एक तरफ होगा, या यूं झुका होगा या यूं होगा, क्योंकि स्पाइन सीधी नहीं यूं है ना, टेढ़ी, तो सर एक तरफ झुका नहीं होगा, झुका होगा मतलब बीच में नहीं होगा। दूसरा, कोई कंधा उठा होगा, एक कंधा उठा होगा एक झुका होगा। तीसरा, जो कंधा जिधर का उठा होगा, जैसे मान लीजिए इधर का उठा हो, उसके विपरीत जो हिप होगा वो थोड़ा सा बल्जिंग होगा, उसमें डिफरेंट मतलब दोनों के उसमें होगा। जो कंधा होगा उसके अपोजिट जो है हिप बल्जिंग होगी, मतलब हिप अलग से प्रोमिनेंस कहलाता है, प्लस सीधे कोई खड़ा होगा तो उसके दोनों हाथों, जैसे हम लोग सीधे खड़े होते हैं तो हमारे हाथ अगर ऐसे हैं, दिखाई पड़ रहा है कुछ आप लोगों को, तो हाथ हमारे सामने ऐसे हैं, ऐसे हम खड़े होंगे तो हमारे हाथ में जो डिस्टेंस है
दोनों शरीर के दोनों भागों से लेटरल साइड में हाथों का डिस्टेंस बराबर होगा, उसमें बराबर नहीं होगा क्योंकि उसमें यूं होगा, तो किसी में अधिक होगा किसी में कम होगा। क्लियर? उसकी चार पांच कंडीशन ये स्कोलेसिस है। ठीक है। शोल्डर ब्लेड वही बताना कि एक तरफ का उठा हुआ होगा, एक हिप ज्यादा प्रोमिनेंट होगा जो अपोजिट होगा, जो जिधर का प्रोमिनेंट होगा उसके अपोजिट। तो ये कंडीशन है। उनका ट्रीटमेंट तो सरल है। अब ट्रीटमेंट क्या है सर? ये जन्मजात तो एक दिया है, बाय बर्थ दिया है? नहीं, इसके देखिए कारण तो बहुत से कारण में जो वो नहीं जन्मजात भी होती है, इडियोपैथिक भी होती है। इडियोपैथिक माने एक टर्म है उसमें जो कहते हैं कि जिसका कोई इलाज मतलब समझ ही ना आवे किसी को, इडियोपैथिक कहलाती है। तो वो आपको अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो त्रिपत्रिका में बहुत बढ़िया दिया हुआ है, त्रिपत्रिका में वो दिया हुआ है। तो सर किसमें दिया है? त्रिपत्रिका। अच्छा, त्रिपत्रिका उसको नाम अब चेंज कर दिया है, उसका नाम चेंज कर दिया है, उसका त्रिपत्रिका का नाम हो गया है रिसर्च मैनुअल 2022। तो ये उन लोगों के लिए भी यूज किया जा सकता है जिनके स्ट्रक्चरल जैसे अभी आपने कहा एक का गंदा नीचे है, एक तरफ का और थोड़ा सा ऊपर है, तो उसकी बिल्कुल करिए। ओके। और देखिए इसमें जो है, अब इसमें जो ट्रीटमेंट दिया गया देखिए बहुत बढ़िया है। लेफ्ट आरएफ ये तो हम लोग समझ गए। के ज्वाइंट, हम लोग के ज्वाइंट माने लेफ्ट आरएफ में मेन तो के ज्वाइंट है, वहीं से शुरू हुआ, तो मान रहे हैं कि सेक्सुअल प्रॉब्लम है इसलिए के ज्वाइंट। क्लियर? लेफ्ट आरएफ कोई दिक्कत नहीं किसी को। के माने के ज्वाइंट माने स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तो यान इन, के माने इन, तो स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ 247 टोन का वो है कि ये 2 का एक गुण है वायु, खरता। खरता में टेढ़ापन होता है। खरता माने ये जो टेढ़ा हुआ है तो वो वायु का एक गुण है खर, हम लोग पढ़ा होगा। खर है, चल भी है, खर भी है और रुक्ष भी है। तो खर है, जो खरता है वो टेढ़ापन लाती है। जैसे बांस जब सॉफ्ट होता है तो ठीक रहता है, जब टेढ़ा जब वो सूख जाता है तो टेढ़ा हो जाता है, तो वो खरता का है। वायु कम हो जाती है तो वो सूखने लगता है, तो सूखने पर थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, तो इसलिए 2 खरता, तो खरता को सिलेक्ट कर दिया। जल की वजह से ही उन्होंने कहा है कि जल, देखिए वायु में खरता है इसलिए हुआ। अब कोर का एक और एलिमेंट है, क्या है? हम लोगों ने कहा कि मृदु ना, कोर में क्या है? मृदुता है, शीतलता है, मृदुता दोनों है जल में। तो यहाँ हम लोग जल को नहीं कम कर रहे, यहाँ जल के गुण कौन सा है उनका? मृदुता। तो ये मृदुता जो आ गई है, क्योंकि उस मृदुता की वजह से ही तो चेंज हो गई, नहीं तो अपनी जगह पर रहती, कायम रहती, लेकिन वो चेंज हो गई। तो 2-4 से डेट कर दिया। 7 उसका डायरेक्शन चेंज हुआ है तो उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। फिर 3-5-8 में क्या किया हम लोगों ने? 5 में क्या हुआ? 5 माने क्या हुआ बोलिए? कैल्शियम, स्टेबिलिटी। 5, हाँ 5 माने तो हड्डी हो गई। हड्डी में सब सारे शामिल हैं, तो 5वीं तो हड्डी है, 5वीं को हमने यही रखा हुआ है ना, हड्डी को यहाँ रखा ना 5वें नंबर पर। हाँ सर बोल। तो है ना, तो 3-5 अच्छा 5 को 3 का मतलब अभी क्या बताया था हम लोगों ने? सही करना। तो इसने 3 को परिष्करण किया, है ना, परिष्करण किया। पाक, प्रभा, प्रकाश, वर्ण, परिष्करण, ये सब उसी के गुण हैं 3 के। तो 3 को हमने कर दिया। 3 टोन, 5 टोन। 8 को क्रिया। 8 माने मन सबसे अधिक क्रियाशील है। हम लोगों ने पढ़ा है आत्मा निष्क्रिय है, मन निष्क्रिय नहीं है, क्रियावान है, क्रियाशील है, यद्यपि वह कर्ता नहीं है, क्योंकि कर्ता माना गया है आत्मा को, लेकिन क्रियाशील तो वही है। तो 3-5-8 टोन कर दिया। तो 2-4-7-8 3-5-8 टोन, ये स्कोलेसिस का बहुत बढ़िया उपचार है।
देखिए वही लिखा है, लिखा तो है, देखिए ये मार्दवता, खड़ता टेढ़ापन वायु का लक्षण है, इसका 2-4 से मैं सिलेक्ट कर दिया। कड़ापन पार्थिव महाभूत गुण है, इनको कर दिया। मन क्रियाशीलता है 358। तो ये बहुत बड़ी प्रोटोकॉल है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए। और ये भी कर सकते हैं, दो ये पेज 97 में करना चाहें तो नंबर वाले में ये करेंगे, बोथ IF ऑल जॉइंट, ये वहां से ले लेंगे पेज 97 में, और वहां पर हम लोग ट्रीटमेंट यही देंगे, लेकिन स्थान कौन होगा वहां से ले लेंगे। दूसरा क्या, दूसरा भी आगे और होगा, 2-3 नए शब्द हैं जो आप लोगों को जानने चाहिए बस। ये भी एक उन्होंने दे दिया स्कॉलरशिप को, भाई इसमें यम नियम पर है, ये यम नियम जो करेंगे तो यम नियम है ये, वाई माने 5-6 यम है ये। यम हम लोगों ने पढ़ा था, अशौच मृदु स्पष्ट अहिंसा प्रेम भी और दया भी, आस्तेय दान क्षमा भी हो तो सत्य जानो यम अभी, वही वाला है यम। तो यम में 5 होगा, आस्तेय दान, अशौच मृदु स्पष्ट अहिंसा प्रेम और दया। प्रेम और दया 2 को पॉइंट पर यम को लिया गया है। प्रेम और दया को आधार बनाते हुए उन पर यम को बढ़ाया गया है, और 2 वही ट्रीटमेंट वही। क्लियर? ये आप पढ़िएगा पेज नंबर 61 आसपास, HB1 61 के आसपास है उसमें। अब काइपोसिस आप समझ लीजिए, ये 2-3 शब्द हैं जो अगर हम साइड से देखें तो हमारी हड्डी कैसे दिखनी चाहिए, यही स्पाइन। अभी कर्वेचर दिखेगा, प्राइमरी और साइड सेकेंडरी से कर्व भी कर्वेचर दिखती है। बस जो अभी दिखाया था वही दिखाया था ना, तो हमारी हड्डी वैसे दिखनी चाहिए। तो काइपोसिस या लॉर्डोसिस ये कोई रोग नहीं है, पहले समझ लीजिए। काइपोसिस रोग तो है, काइपोसिस शब्द रोग नहीं है। काइपोसिस तो कर्वेचर का नॉर्मल आकार जो है वो काइपोसिस कहा जाता है, ठीक है। बट देखिए, काइपोसिस एब्नॉर्मल कर्वेचर ऑफ वर्टिब्रल कॉलम ऑफ द थोरेसिक रीजन, यानी अगर थोरेसिक रीजन में जो उभार है उसको काइपोसिस कहा जाता है। लेकिन अगर एबनॉर्मलिटी होगी तो हम लोग उसको बोलते हैं कि ये काइपोसिस एबनॉर्मल काइपोसिस है। एबनॉर्मलिटी काइपोसिस की एबनॉर्मलिटी है, तो वो लेकिन उसको लैंग्वेज में बोल देते हैं काइपोसिस है। काइपोसिस अपने आप नहीं है, काइपोसिस तो रोग तब है जब एबनॉर्मल हो, काइपोसिस तो कहलाती है वो। क्लियर? ये क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ सर। मतलब ये कोई काइपोसिस का जो उभार है वो काइपोसिस कहलाता है, कहाँ? थोरेसिक रीजन का। और लॉर्डोसिस जो लंबर का उभार है, जो लंबर पे कर्वेचर है, देखा ना आपने, तो जो लंबर का आपका कर्वेचर है वो लॉर्डोसिस कहलाता है। तो दोनों शब्द नॉर्मल शब्द है। जब कोई एबनॉर्मलिटी हो तो काइपोसिस की बीमारी कही जाती है, वो लॉर्डोसिस की बीमारी की जाती है। तो उसको वही टर्म बोल देते हैं, लेकिन वो इसको बोलना चाहिए कि एबनॉर्मल काइपोसिस, उसको बोलना चाहिए एबनॉर्मल लॉर्डोसिस। तो अब अगर काइपोसिस में उभार पीठ का जो यूं आता है ये और अधिक हो जाए और कुबड़ापन, तो कुबड़ापन हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा तो कुबड़ापन हो जाएगा, हंचबैक जिसको बोलते हैं। तो ये जो है काइपोसिस कहलाता है कि अगर आपके थोरेसिक रीजन में कोई हो जाए तो वो। अब इसका ट्रीटमेंट क्या? इसका ट्रीटमेंट देखिए क्या लिखा है। अब याद करिए, बोथ आरएफ में क्या है? आयुर्वेद स्पाइन है, बोन एंड बोन मैरो। हाँ ठीक, बोन मैरो। तो बोन मैरो का ट्रीटमेंट किया तो ठीक है। पहला हम लोग जो सिलेक्शन किया कहाँ करें? बोन मैरो में करें। दूसरा हम लोग क्या किया? 5/6 LHM। ये क्यों लिया? अब जैन मैडम मत बोलो, अनिल। हाँ बोलिए, और कोई बोले। 5 मतलब बोन है। तिवारी जी अभी रुक जाइए और बोलने दीजिए। वो जो हमें पहले अपने स्लाइड्स में दिखाया था, एवरी रीजन का अलग अलग मेरी
हॉरिजॉन्टल मेरिडियन है। नहीं एलएचएम, हाँ, एलएचएम कहाँ जाती है? याद है 5-6 बताइए कहाँ पे जाएगी? केवल 5-6 जहां से जाएगी आपको तुरंत मालूम हो जाएगा इलाज। हाँ 5-6 एलएचएम पीछे जाएगी, कहाँ जाएगी? बस 7-8 तो बाहर हो जाएगी, 5-6 अंदर चली जाएगी। याद करिए, बिल्कुल लंबर, बिल्कुल स्पाइन के बिल्कुल बगल बगल। याद आया? एलएचएम लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मेरिडियन। 09 तो साइड हो जाएगी, यहां हो जाएगी। 1, 2, 3, 4 इधर हो जाएंगे, पीछे हो जाएगी 5-6 और 7-8। तो 5-6 बिल्कुल स्पाइन के बगल है। क्यों तिवारी जी, अब बोलिए। यस सर, वो यूरिनरी ब्लैडर की तरह बगल से जाएगी। हाँ, यूबी मेरिडियन की तरह बगल में जाएगी। तो इसलिए वो हम लोग इलाज किसका कर रहे हैं? स्पाइन का इलाज कर रहे हैं। तो 5-6 एलएचएम ले लिया और नॉर्मल 4-5 से 3-6 कितना बढ़िया ट्रीटमेंट है। बोथ आरएफ पी ज्वाइंट क्यों लिया? क्योंकि हंचबैक बीच में है ना, तो बोथ आरएफ के पी ज्वाइंट में क्या होगा? थोरेसिक। इस आरएफ में तो थोरेसिक होगा, और इस आरएफ में बोन का ट्रीटमेंट वही है। तो थोरेसिक और बोन दोनों का ट्रीटमेंट कर दिया उन्होंने। 4-5 मिनट क्लियर। चलिए एक बचा लॉर्डोसिस। वैशेषिक है वो, तो वही प्रोटोकॉल वही है। आरएमएम में कैसे लेते हैं ये वो अलग है, इसको आप लोग पढ़िए समझिए। लेकिन लॉर्डोसिस और वो ये काइपोसिस, लॉर्डोसिस एबनॉर्मल कर्वेचर है, वो लॉर्डोसिस है। लॉर्डोसिस नॉर्मल कर्वेचर को लॉर्डोसिस बोलते हैं। नॉर्मल कर्वेचर जो होता है वो लॉर्डोसिस है, जो आपने देखा होगा। लेकिन अगर स्पाइनल कॉलम जो है मतलब इस लंबर एरिया में आप देखते होंगे कभी कभी कोई, अधिकतर लेडीज में ये मिलता है, कर्वेचर बहुत अधिक, यूं करके कर्वेचर बिल्कुल अलग आता है। तो जहां ये अलग हो जाएगा वो आगे चल के प्रॉब्लम आएगी, लॉर्डोसिस। तो ये असामान्य जो कर्वेचर है वो बाहर की तरफ अधिक निकल आता है, उससे प्रॉब्लम बहुत आएगी। आप अल्टीमेटली क्या हुआ, नर्व जो है स्पाइन कहीं खींचेगी, कहीं आगे खींचेगी, खिंचाव आएगा ना, पीछे की तरफ ले जा रही है ना, उसका भार बढ़ रहा है, पीछे तरफ खींच रहे, तो आगे के ऑर्गन प्रभावित होंगे। यानी आपको स्टमक रीजन के आसपास, जो यहाँ पर नीचे आएगा ना, इस स्टमक रीजन के पास आगे चल के प्रॉब्लम आने वाली है। काइपोसिस में लंग्स एरिया में आप आती, काइपोसिस है तो यानी वो लंग्स एरिया में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा है, झुकने में कर रहा है, ऑक्सीजन कमी कर दे रहा है, हार्ट को प्रभावित कर दे रहा है। और लॉर्डोसिस आपको अल्टीमेटली स्टमक एरिया में, इवन गोनेडल एरिया में भी फर्क पड़ेगा। तो इसका भी उपचार लेफ्ट आरएफ के ज्वाइंट, सिंपल 4-5 3-6 ठीक है। अभी ये तो मैंने बता दिया कि पैर में खिंचाव है तो क्या बोथ आईएफ ले ले। ये जो यहाँ लेना है उन्हीं जगहों पे 97 में, और जो आगे बताया है पेज 109 और इसमें, उनके बेसिस पे लेना है। एक आध उन्होंने एनसीएच पे दे दिया है, एनसीएच 5-6, तो वही एनसीएच 5-6 माने वही हुआ जो हम लोग वहां ले रहे थे, 5वीं 6वीं उंगली, वही एनसीएच है। एनसीएच में अधिक इफेक्टिव होता है, बस इतना है, एनसीएच का इफेक्ट जो है अधिक होता है। 2 शब्द और रह गए हैं बस। एक होता है लंबराइजेशन एंड एक होता है सैक्रलाइजेशन। तो बस इसमें कुछ नहीं है, करना है लंबर और सैक्रल। लंबर के बाद सैक्रल आया, तो लंबर 5 के बाद S1 शुरू हुआ सैक्रल। तो अगर लंबर 5 सैक्रल की तरफ झुक गया और उससे अटैच हो गया तो ये सैक्रलाइजेशन हो जाएगा। लंबर झुक करके सैक्रल में शामिल हो गया, सैक्रल हड्डी में, तो ये सैक्रलाइजेशन हो जाएगा। और अगर सैक्रल की हड्डी जाकर के मेन लंबर में जाकर अटैच हो गई तो ये लंबराइजेशन हो जाएगा। बस तो हम एक ही एक का होता है ऊपर से लंबराइजेशन। और सामान्य रूप से 7 सर्वाइकल के मन के
विशेष प्रकार की आपस में मिलकर एक विशेष प्रकार बीमारी लक्षण पैदा करते हैं। इस प्रकार बीमारियां उठे हुए कंधे हृदय संबंधित होती हैं। इसी प्रकार लंबर और सैक्रल क्षेत्र के भी दो मनके आपस में मिलकर एक विशेष प्रकार बीमारी पैदा करते हैं। लंबर L5 और सैक्रल के मिलने को सैक्रलाइजेशन, यानी लंबर L5 सैक्रल में मिल जाएगा तो सैक्रलाइजेशन ऑफ लंबर कहा जाएगा, और अगर S1 लंबर मिल जाएगा तो लंबराइजेशन कहलाता है। बस ये है इसका ट्रीटमेंट। आपको ये दो शब्द ऐसे हैं जो आपको जानना जरूरी है, ठीक है। ये शब्द ऐसे हैं। अब हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम इसको शेयरिंग बंद करें, शेयरिंग बंद करूं? हाँ सर। यस सर। कुछ हाँ, अब देखिए, ठीक है। तो अब हम लोग दो चीजें हैं हमारे पास प्रोटोकॉल के रूप में, बहुत चीजें हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने अगर स्प्रेन पहले पढ़ा था तो स्प्रेन में हम लोग क्या पढ़ा था, 256 172। हम लोग नाभिन पढ़ा 256 172, तो कोई बहुत अंतर नहीं था। अगर स्प्रेन हो रहा, मोच आ रही है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल एक 6 बढ़ा दे रहे हैं। पहला हमारा प्रोटोकॉल नाभि का है 256 172, उसको भूलिए नहीं। दूसरा प्रोटोकॉल, अगर मोच आ रही तो 256, 2 में 5 में 6 ऐड कर दीजिए, बस 256 172। अगर हम लोग वर्टिब्रा और स्लिप डिस्क इन सब की बात करते हैं, नर्व की बात करते हैं, तो 2458 372, 2458 372। अगर आपको लग रहा है कि बहुत चीजें परिवर्तित हो गई हैं, डिस्क भी है, नर्व भी है, वो भी है, तो आप एक और ऐड कर दीजिए। क्या नॉर्मल करते हैं हम लोग, एक हमारे पास प्रोटोकॉल है 458 36 टोन, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 2458 37 टोन और 45, नोट लिखिए कहीं, 2458 37 टोन लिखिए, और दूसरा लिखिए 458 36 टोन। ये किसका ट्रीटमेंट है, कोई चीज ऑस्टियोफैटिक चीजें हो गई हैं, उनको हटाना है, यही तो है। 458 36 टोन क्या है, सर कोई इसमें रोग है, फ्रस्ट्रेशन भी तो आ गया, उसको हटाना है। तो आप इसको दोनों को जोड़िए जरा, तिवारी जोड़िए जरा, कोई जोड़े, टू 4 5 8 3 6 7 टोन। सबके यहाँ लाइट चली गई लग रहा है। ये किस चीज का ट्रीटमेंट है, 2458 367 टोन? हम लोग यहीं पे खत्म करें, लाइट चली गई है, शायद अब दोबारा जब आएंगे तो फिर वो कनेक्शन को करना पड़ेगा। ठीक है सर, कल करते हैं, वार्ड बनने वाला है। तो हम लोग बस इसको यहीं पर खत्म करते हैं, और ये मान के चलते हैं कि जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं उनको ये बात पहुंचेगी, वो भी अपना देखेंगे, और आप लोग जिनको समझा सके उनको भी समझा दीजिए। वीडियो को सुनिएगा तो आपको और भी समझ में आएगा, और हम लोग धीरे धीरे प्रोटोकॉल के तरीके सीखेंगे कि भाई हम लोग कैसे प्रोटोकॉल बनाएं और कैसे प्रोटोकॉल बनाने में सफलता अर्जित करें। तो द्रव्य गुणकर्म सामान्य विशेष इनके ध्यान रखना है, और हम लोगों को अल्टीमेटली अपने मित्रों को तक बात पहुंचानी है, फिर समाज के अन्य तबकों तो बात पहुंचानी है, और अल्टीमेटली जो हमारा संस्थान का उद्देश्य है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इसको हम लोग सार्थक सिद्ध करना है। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। प्रणाम सर। नमस्ते सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर।